क्वेश्चन नंबर 4, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है श्री अमरलाल के निम्नलिखित लाभ हानि खाते एवं पूंजी खाते के सारांश से कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए उनकी कर योग्य आय और कर दायित्व और देय कर की गणना कीजिए। तो इसमें आपको P&L अकाउंट दे रखा है पहले और उसके नीचे आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट बिजनेस का होता है तो इसमें मुख्य रूप से बिजनेस हेड हो गए, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें उसको पर्सनल डिटेल लिखते हैं, तो वो है। नेट प्रॉफिट से आपका बीपी हेड स्टार्ट होता है, ये आपको पता ही है ना। और जब बीपी हेड होता है तो अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स भी अपने को लगाना होता है। सबसे पहले सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, सैलरी टू अमरलाल, अमरलाल कौन है? ये खुद है, तो डिसअलाउड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउड, रेंट टू अमरलाल डिसअलाउड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ अमरलाल डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड, कमीशन पेड अलाउड। ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने डिसअलाउड कर दिया क्योंकि अन्य डिटेल में उसके बारे में लिखा है कि पर्सनल है। ट्रेडिंग प्रॉफिट अलाउड ही होता है। कंपनसेशन इट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो ये भी बिजनेस का ही हो गया, इसके लिए अलाउड है। अलाउड है मतलब टैक्सेबल इनकम। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये डिसअलाउड होता है, अदर इनकम, लेकिन इसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है प्रश्न कि ये जो है वो आपके स्टॉक की तरह थे शेयर, तो ये भी अलाउड से लिख सकते हैं यहाँ पे। नोटिस में नीचे हम वापस उसको रीड कर लेंगे, आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पे ये अलाउड है तीनों। तो प्रश्न में कहा है कि ये जो शेयर है ना वो व्यवसाय के स्टॉक के रूप में थे, बिजनेस के हो गए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गए। क्या कहेंगे इसे? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद में कैपिटल अकाउंट देखो। कैपिटल अकाउंट पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें से अपने को इसकी अदर और इनकम कौन कौन सी है वो ढूंढ के निकालनी है। तो सबसे पहले इधर आप स्टार्ट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दें। ये देखो हॉर्स रेस विनिंग, ये आपके 1/8/2020 को है, तो ये OS लिख दो, अदर सोर्सेस। उसके बाद में इसमें जैसे ही 1/8 लिखता है तो TDS जो है वो आपके हो जाएगा 22.5 वाला, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिटायर हो गया था तो उसके मामले में है, तो पेंशन इसको मिलती है, तो ये सैलरी हेड हो गया, S लिख दो। PF रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, इसका कुछ नहीं करना है। सैलरी फ्रॉम बिजनेस, इसका कुछ नहीं करना है। रेंट फ्रॉम बिजनेस, इसका कुछ नहीं करना है। ऊपर जो लिखा हुआ था ना, उसने अपने को ही सैलरी दी, उसने अपने को ही रेंट दी, वो कोई टैक्सेबल में नहीं आएंगे। ये आपका प्रॉफिट हो ही गया था जो दिया। ड्राइंग्स उसने आहरण किया, अब चूंकि ड्राइंग्स ऊपर सवाल में कहीं नहीं था इसलिए इसको भी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन माइनर सन्स लाइफ पॉलिसी, ये 80C में आ जाएगी छूट के लिए। बाकी इनकम तो है नहीं, ये सारे इस तरफ क्या है, सारे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में कोई टैक्सेबल चीज तो होती नहीं है, बस ये 80C में आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स यानी जिसको हम म्यूनिसिपल टैक्स कहते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, ये 40,000 है। ये इस खर्चे को अपने को बीपी हेड में अलाउड करना है, ऊपर ये लिखा हुआ नहीं है ना, तो वो अपने को अलाउड करना है, ये याद रखने का पॉइंट है, स्टार में इसको, बस और कुछ नहीं है इसमें। हो गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देखते समय हमने क्या देखा, इनकम में ऐसी कोई इनकम जो ऊपर नहीं आई हो और हमें टैक्सेबल करनी हो तो वो केवल ढूंढनी होती है। तो अपने को 2 पॉइंट इसमें मिले, एक तो हॉर्स रेस विनिंग मिला अदर सोर्सेज का, और एक पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट मिला जो कि सैलरी हेड का है, तो सैलरी भी इसमें आ गया है। अब अन्य सूचनाएं, श्री अमरलाल ने निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गई। पहला पॉइंट, श्री अमरलाल वर्ष के प्रारंभ में 60 वर्ष की उम्र में राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए थे। तो यहाँ पे इस बात को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये वरिष्ठ सीनियर सिटीजन में आ गया, वरिष्ठ नागरिक। तो वरिष्ठ नागरिक होता है तो उसके अपने अपने नियम होते हैं, वो अपने को फॉलो करना। उन्हें ग्रेच्युटी के 12 लाख रुपए प्राप्त हुए थे जो सीधे 1 अप्रैल 2020 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 10% वार्षिक की ब्याज दर पर स्थायी जमा खाते में जमा करा दिए। तो
12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10% मिलता है, तो कितना हो गया? 1,20,000 इंटरेस्ट हुआ। ओएस लिखो, अदर सोर्सेस। ठीक है, कितना ब्याज मिला इसे? 1,20,000। 12 लाख रुपए जमा कराए, 10% ब्याज मिलता है। 1 अप्रैल को जमा कराया तो 31 मार्च तक 1 साल हो गया। 1 साल का 1,20,000। और जैसे ही यहाँ पे आप ब्याज की छूट देते, यानी ब्याज टैक्सेबल करते हो, यहाँ पे लिखो 80 TTB। TTA है या बी है? सीनियर सिटीजन के लिए चेक करो, 50,000 तक छूट देनी है इसको। 80A TTB होना चाहिए, है ना? तो TTB सीनियर सिटीजन को मिलता है। TTA जो है वो 60 साल से कम व्यक्तियों को मिलता है। और इसमें छूट भी 50,000 रुपए तक आपको देनी होती है, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, चाहे वो FD हो। ठीक है, आगे बीमा प्रीमियम की राशि जो लाभ हानि खाते में लिखी गई है 600 रुपये व्यापार के लाभों के संबंध में है तथा शेष अमरलाल के जीवन बीमा के संबंध में है। तो ये चीज देखो, 600 जो है ना, ये तो अलाउड है, तो इसका तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो लिखा हुआ ही है। ऊपर जो हमने इंश्योरेंस देखा था ना, एक बार आप वापस यहाँ पे देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,200, इसमें से 600 कम कर दो तो पीछे कितना बचा? 9,600 बचा ना। ये आपके डिसअलाउड हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिसअलाउड? हमने पहले पूरा डिसअलाउड कर दिया था, फिर पता चला कि नहीं 600 तो बिजनेस का है, तो बिजनेस वाला तो अलाउड होता है, बाकी सारा डिसअलाउड हो गया। तो 9,600 डिसअलाउड करो और साथ ही यहाँ पे आप लिखो 80C। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80C की छूट मिलती है, तो ये अपने को मार्क इसमें करनी है। ठीक है, अब वापस आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। सी पॉइंट, श्री अमरलाल एक मकान के स्वामी हैं जिसमें आधे में वह स्वयं रहते हैं और आधे में व्यवसाय चलाया जाता है। तो एक मकान उसके पास है और आधा वो खुद रहता है और आधा उसने क्या कर रखा है? बिजनेस को दे रखा है। उसके बाद में अंश जो बेचे गए हैं, शेयर जो ऊपर आया था ना, व्यापारिक रहतियों के रूप में थे, तो हमने उसको करा ना, अलाउड किया। अलाउड इसीलिए किया था क्योंकि ये लिखा हुआ है कि वो किसके हैं? शेयर्स बिजनेस के ही है, तो उसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बोलता है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके विक्रय पर 11,000 रुपए प्रतिभूति व्यवहार कर के रूप में चुकाए गए थे, जो बहुत से कर्मचारी के वेतन खाते में लिख दिए गए थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने क्या करा, उसकी इनकम जो है उसको बिजनेस इनकम माना, तो उसका खर्चा भी बिजनेस का ही होगा। अब उसने सैलरी हेड में लिखते तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना तो था ही। ये आप सैलरी हेड में नहीं लिखते तो टैक्स करके लिखते, पर लिखते तो P&L अकाउंट में ना, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये खर्चा हम माने, वो कहे कि सैलरी अकाउंट में लिखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों फर्क नहीं पड़ना है? क्योंकि दोनों ही स्थिति में लिखना तो था ही। अब हेड को ही उससे अपने इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता है, उसने कहाँ लिखा और कहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हम अकाउंट नहीं बना रहे, इनकम को सही कैलकुलेट करें। आगे टी पॉइंट, श्री अमरलाल ने 1/8/2020 को अपने स्वयं के रहने के लिए 38 लाख रुपए का मकान, अंडरलाइन कर ले, स्वयं के रहने के लिए 38 लाख रुपए का मकान क्रय किया। इस हेतु उन्होंने 30 लाख रुपए का ऋण 12% वार्षिक ब्याज दर पर लिया। इस मकान का उचित किराया 1,20,000 रुपए वार्षिक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV जो होता है नील होता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा वार्षिक का। तो अब ब्याज जो है वो आपके 30 लाख रुपए पे 12% निकालना है। 1/8 को लिया था, तो 8वें महीने में लिया था, तो 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद में 1, 2 और 3, 8 महीनों का ब्याज कितना होता है? 8 मंथ का इंटरेस्ट 2,40,000 इंटरेस्ट हुआ। आप अधिकतम छूट कितनी दे सकते हो? 2 लाख की धारा अंडर सेक्शन 24B, इसमें आप अधिकतम छूट 2 लाख की दे सकते हो, यानी HP हेड भी इसमें आपके आ गया है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड इसके मकान 2 हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऊपर भी था, ये यहाँ पे भी है, तो उससे कुछ फर्क नहीं। एक अपने हाउस की किराए की छूट और मिलती थी 18 जो था EE में, वो छूट इसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें एक शर्त ये है कि मकान एक ही होना चाहिए। अब इसके पास 2 मकान हो गए, इसलिए इसको ये छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे ये प्रश्न आपका, ये इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से। बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ GTI, TR और टैक्स तीनों एक साथ मैंने लिख दिए हैं। 60 साल से अधिक उम्र का है, सीनियर सिटीजन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले A पॉइंट लिखें, सैलरी हेड। सैलरी हेड में सैलरी नहीं है, पेंशन है इसकी, है ना। तो देखिए तो पेंशन इसको कितनी मिलती है, 1,06,000 रुपए पेंशन मिलती है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,06,000 और इधर भी आप लिखेंगे 1,06,000 लेस डिडक्शन SD अंडर सेक्शन 16IA। तो इसमें आपकी यहाँ पे 50,000 आपके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, दूसरी तरफ लेस नहीं होगा और ये आपके इनकम आ जाएगी 56,000 और 106,000, ये आपकी सैलरी हेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सैलरी हेड में केवल पेंशन थी, पेंशन उठा ली। सैलरी हेड के बाद में दूसरा हेड कौन सा होता है बच्चों, PPHP। तो हाउस प्रॉपर्टी HP हेड है। तो HP हेड में इसमें जो मकान रेजिडेंशियल है उसमें तो वैसे कुछ टैक्स नहीं लगता। जो मकान अपने ही बिजनेस में काम में लिया जाता है, तो इसने अपना आधा मकान जो है वो अपने ही बिजनेस में काम लिया। तो अगर अपने बिजनेस में यदि कोई मकान काम में लेता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। एक मकान ऐसे फ्री हो गया, और एक मकान जो उसने नया खरीदा था, अभी लास्ट में हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए केवल उसको सॉल्व जरूर करना है। तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में आप लिखते हैं सेकेंड हाउस, और उसमें आप लिखे SO सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा NAV इज इक्वल टू नील। NAV क्या हो जाएगी, नील। अंदर की तरफ लिखा है बेटा मैंने ना। अब इस NAV में से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B जो ब्याज की छूट है वो देनी है। तो 2,40,000 रुपए का ब्याज हुआ था, लेकिन आप अधिकतम छूट कितनी दे सकते हो, 2 लाख की। 2 लाख घटा दे तो कितना आएगा, माइनस का 2 लाख है ना, और इधर नील। न्यू टैक्स रिजिम में कोई छूट नहीं है इसकी, तो नील हो जाएगा। गवर्नमेंट यदि यहाँ पे जैसे ये छूट देना शुरू कर देना न्यू टैक्स रिजिम में 2 लाख की, तो ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजिम में आ जाते हैं। ये 2 लाख की छूट के चक्कर में ओल्ड टैक्स रिजिम आज भी चलता है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम में आता है। अदरवाइज सैलरी हेड वाले सारे आ जाए इसमें। 2 लाख से टैक्स का इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो बच्चे छोड़ देते हैं। थर्ड C बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड लेना है, BP हेड। ये इस प्रश्न में सबसे मुख्य हेड है ना। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, वो आपके दिया हुआ है 9,49,400। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो हमने लगाए, मार्किंग करके आप बोले एक एक करके। सबसे पहले
सैलरी ऑफ अमरलाल कितना है? 3,60,000। नंबर 2, रेंट टू अमरलाल वो आपके है 40,000। फिर नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑफ अमरलाल तो ये आपके है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस सेल्फ कितना है? 9,600। इतना ही है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर प्यारे बच्चों। इन सबको जोड़ो कितना होगा? 14,49,000। अब इसमें से लेस मैंने आपसे कहा था एक केवल म्युनिसिपल टैक्स घटाना है, लेस टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स ऊपर आप प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि टोटल 40,000 फॉर ऑल हाउसेज है, लिखा हुआ है, पढ़ो ऊपर कैपिटल अकाउंट में खर्चों की तरफ लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ बोथ हाउसेज पेड इक्वली, है ना। तो 40,000 टोटल है, तो 40,000 में एक मकान का कितना हुआ? 20,000। उस एक मकान का आधा लेना है तो 10,000। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो 40,000 इंटू 1/2 आधा, क्योंकि 2 मकान का है तो एक मकान का आधा ले लिया, और जो आधा आया था उसका भी 1/2, तो डबल आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10,000। ये घटाना है, घटाने पर कितना आता है? 14,39,40,000 दोनों तरफ लिख दें। बीपी हेड में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, एक जैसा चलता है। जैसे जैसे आप इनकम जैसे इस तरफ आती है वो हेड समाप्त हो जाता है ना। नेक्स्ट हेड कौन सा है? अदर सोर्सेस। तो चौथा हेड हो गया ना अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में आपके एक तो इंटरेस्ट है और एक हॉर्स रेस है ना। तो लिखिए इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है? 80,000 रुपए। इस 80,000 पे है ना, याद रखना है अपने को कि टीडीएस लेना है ना। टीडीएस बाद में लेना है, लास्ट में। और एक आपके इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी का इंटरेस्ट आपके लिए कैलकुलेट किया था 12 लाख रुपए इसने जमा कराए थे 10% से। कितना होता है? 1,20,000। ये आपके अदर सोर्सेज हेड की इनकम आ गई। बस इतना ही है, सारे हेड्स हो गए, यहां तक का टोटल ले लो और इसे आप कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। $14,95,000 और 17,45,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन। तो इसमें 80C, तो 80C में बेटे का और पिताजी का दोनों का है ना। तो पिताजी का तो है 9,600 और बेटी का इंश्योरेंस कितने का है?
9,400 माइनर सन है। तो एक तो ये हो गया, और एक आपके 80 कौन सी डिडक्शन थी? TTB 50,000 की वो हो जाएगी, है ना। इसकी कितनी हुई टोटल? 19,000। कोई दिक्कत है बच्चों? टोटल इधर 69,000 लेस करना है, इधर नील करना है, तो टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम 14 लाख, हाँ बेटा 26,000, और इधर 17,45,000। अब इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करना है। देखिए हो गया। अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टेबल बना लेते हैं। अमाउंट के दो कॉलम, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले टैक्स किस पे लगाओगे बच्चों? कैजुअल इनकम पे, सबसे बड़ी टैक्स वाली रेट पे, जिस पे लगता ही है। तो टैक्स ऑन हॉर्स रेस, है ना। तो वो आपकी कितनी थी इनकम? देखो हाँ बेटा 80,000 था ना। यहाँ अंदर की तरफ देखो 80,000 एट दी रेट 30%। हाँ बेटा 24,000 है, यहाँ पे भी 24,000। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अब इसमें हमारे प्रश्न में जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था कि 22.5, तो TDS 22.5 है, पर टैक्स तो 30% ही रहेगा, ठीक है ना। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। नंबर 2, अब इसके अलावा देखो LTCG नहीं है, क्योंकि जब भी आप टैक्स लगाते हो तो कैजुअल इनकम पहले, याद कर रहे हो ना, पहले कैजुअल इनकम बोलो, 2 नंबर पे LTCG, उसके बाद में 111A 112A ये 2 लगती है, उसके बाद में अदर इनकम आती है। अब इस प्रश्न में LTCG नहीं है, 111A नहीं है, 112 आपके B है क्या? A नहीं है, तो आप कौन बचा? अदर इनकम। अब आप देखेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम। तो अदर इनकम कितनी होगी? तो आपके ऊपर जो आई थी ना टैक्सेबल इनकम, उसमें से 80,000 कम कर दो, तो कितनी कितनी होनी है बताओ? पहले की 13,46,000 और दूसरे की 16,65,000। ये अदर इनकम हो गए प्यारे बच्चों। इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ना, तो वर्किंग नोट में आ जाए। वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया, देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, 2 अलग अलग है ना। तो टैक्स कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों। अदर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इधर टोटल अदर इनकम कितनी है बच्चों? 13,46,000 थी, और इधर की टोटल इनकम कितनी है? 16,65,000। तो ये अदर इनकम है, उस पर टैक्स निकालना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में फर्स्ट 3 लाख पे नील है, क्योंकि ये 60 साल से अधिक का है, 60 ईयर से ज्यादा का है। नेक्स्ट 2 लाख पे 5% तो 10,000, और नेक्स्ट 5 लाख पे 20% 1 लाख, और बैलेंस 10 लाख हो गया यहाँ तक। तो 10 लाख से ऊपर होते ही 30% आ जाता है। तो 3,46,000 पे 30% आया टैक्स। इस स्लैब से टोटल टैक्स इसका बनता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,13,800, और न्यू टैक्स रिजीम में जब आप जाते हो तो पहले 2.5 लाख पे नील,
अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले 2.5 लाख पे 10%, उसके अगले में 15, फिर 20 और फिर 25। 2.5 लाख की जो सीरीज है वो 25% तक चलती है। यहाँ तक टोटल 15 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 16,65,000 में से 15 लाख पे टैक्स लगाने के बाद बचा 1,65,000, उसको बैलेंस बोलता है, क्योंकि पीछे जितना भी बच गया उस पर 30% आता है। तो जहाँ 30% की रेट आती है ना, वहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस लिखा जाता है। तो बैलेंस पे 30% आपके टैक्स है 49,500, और टोटल टैक्स इसमें आपके बना 2,37,000। दोनों टैक्स कैलकुलेशन ये हो गया टैक्स ऑन अदर इनकम। अब आप इसको मेन सवाल में ले लो। तो टैक्स ऑन अदर इनकम पहले का कितना है बच्चों? 2,13,800, 800। उसके बाद में 2,37,000 पूरा आता है। ये दोनों टैक्स आपके आ गए। यहां तक आप टोटल लगा लें। पहले का आएगा 2,37,800 और दूसरे का 2,61,000, 24,000 जोड़ा है ना, ये आपके टैक्स आ गया। अब उसके बाद में ऐड क्या चीज जोड़ते हैं इसमें? एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ है। एट द रेट कितना परसेंट है? 4% जोड़ेंगे तो 4% कितना होता है? 512 रुपए, और इधर 440 रुपए। ये जोड़ने के बाद में आपके टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। टैक्स लायबिलिटी कितना? 2,47,312 और उधर 440। वेरी गुड पेरेंट्स। यहां तक की कैलकुलेशन आपकी हो गई। टैक्स लायबिलिटी आया। टैक्स लायबिलिटी आने के बाद में लेस टीडीएस। तो टीडीएस आपके कहां पे कैसे कैसे कटता है वो बात करते हैं। एक तो आपकी कैजुअल इनकम थी 80,000 की, उस पे 22.5% से टीडीएस कटा, तो कितना हुआ? 80,000 इंटू 22.5, तो दोनों तरफ 18,000 लिख दो। ये टीडीएस है। एक आपके एफडी पे ब्याज मिला था, है ना? एफडी पे 1,20,000 का ब्याज मिला, तो उस पे भी आपके टैक्स कटेगा 7.5% से। तो टीडीएस कितना हो गया इसका? 9,000। तो इधर भी 9,000 लिखो, इधर भी 9,000 लिखो। ये दोनों टीडीएस कहलाते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमारा टोटल टैक्स जो बना था उसमें से इतना टैक्स पहले से कट चुका है, तो जो टैक्स पहले कट चुका है उसको लेस कर देंगे। तो अब आपके यहाँ पे टैक्स पेएबल आएगा। तो टैक्स पेएबल आपकी घटाओ 2,20,000, 2,20,312, और इस तरफ 2,44,440। राउंड ऑफ करेंगे तो ये टैक्स पेएबल आ जाएगा 2,20,310, और इधर आपके 2,44,440। ये टैक्स पेएबल आ गया, यानी इतना टैक्स आपको फाइनली पे करना होता है। ठीक है पेरेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।